हेलो फ्रेंड्स, इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक शंकधार और आज हम लोग गणित शिक्षण में जो गणित शिक्षण की विधियां हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आप लोगों ने आगमन विधि और निगमन विधि के बारे में पिछली वीडियो में जान लिया है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब अगली विधि पर चलते हैं, जिसका नाम है व्याख्यान विधि। तो व्याख्यान विधि होता क्या है? इसके लिए एक्सप्लेनिंग मेथड, जिसमें इसके कुछ पॉइंट्स मैंने दे दिए हैं। देखिए, यह शिक्षण विधि अध्यापक केंद्रित होती है। अध्यापक केंद्रित से मतलब है, इसमें जैसे टीचर जो होता है क्लास में किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करके जब समझाता है, तो जिस कारण ये विधि अध्यापक केंद्रित होती है। और इसमें जो बच्चे होते हैं वो एक शांत श्रोता की तरह व्यवहार करते हैं, मतलब शांत भाव से सिर्फ सुनते हैं। बच्चे बच्चे इसमें एक्टिव नहीं रहते हैं, ठीक है। सिर्फ जो अध्यापक होता है वही आपका एक्टिव होता है, ठीक है। और अध्यापक ही हमें एक्सप्लेन करके बताता है, ठीक। तो इसके पॉइंट्स देख लीजिए। यह शिक्षण विधि अध्यापक केंद्रित होती है। इस विधि में अध्यापक मुख्य केंद्र बिंदु होता है, जबकि बालक जो होते हैं वो अध्यापक के विचारों को शांत भाव से सुनते हैं, ठीक। अगला पॉइंट है, इस विधि में अध्यापक अपने विचारों का शाब्दिक चित्र कक्षा में प्रस्तुत करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बोर्ड पे नोट करते हैं। देखिए, जो व्याख्यान विधि होती है इसमें ऐसा होता है, जो टीचर कोई भी टॉपिक जो एक्सप्लेन कर रहा होता है, तो उसका अर्थ ये है कि जो जो भी उसके जो भी मतलब जो टॉपिक है उसके जो शाब्दिक चित्र से यहाँ मतलब है, जैसे कोई भी जो टॉपिक है उसके बारे में अपने शब्दों में व्यक्त करना। इसका मतलब है शाब्दिक चित्र को कक्षा में प्रस्तुत करना। कोई भी टॉपिक है उसके बारे में व्यक्त करना ही शाब्दिक चित्र कहलाता है। और साथ ही उसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं उनको ब्लैक बोर्ड पे बताना, ठीक है, इस विधि के अंतर्गत आता है। ब्लैक बोर्ड पे बताने के कारण ही इस विधि को चॉक एंड टॉक मेथड भी कहते हैं, ठीक। इसमें अध्यापक की भूमिका क्या होती है? सक्रिय होती है, जबकि बालक की जो भूमिका होती है वो क्या होती है? एक शांत श्रोता के रूप में होती है, ठीक। बच्चे सिर्फ इसमें बैठकर सुनते हैं, और जो अध्यापक होता है वो एक सक्रियता के साथ व्याख्यान करता है किसी भी टॉपिक के विषय में, ठीक है। इस विधि में विचारों का प्रवाह एक ही ओर होता है, और वह किस ओर होता है? अध्यापक से छात्र की ओर होता है हमेशा, ठीक है। अब गणित शिक्षण में इसका कब कब यूज़ किया जाता है ये भी देख लीजिए। वैसे तो संपूर्ण समय तो इसका यूज़ नहीं होता है गणित शिक्षण में, क्योंकि गणित जो होता है वो क्या होता है? प्रैक्टिस पे निर्भर करता है, ठीक है। इसलिए व्याख्यान उसमें बहुत ही कम होता है। तो कहाँ कहाँ पर उसका यूज़ किया जाते हैं एक्सप्लेनिंग मेथड का, तो उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। देखिए, किसी भी जब चैप्टर कोई भी नया अध्याय कोई भी नया टॉपिक जब शुरू किया जाता है, तो उसके बारे में हम व्याख्यान विधि के द्वारा बताते हैं, ठीक है। उस टॉपिक के बारे में जो भी उससे जो उसका पूर्व ज्ञान वगैरह है उस टॉपिक से रिलेटेड, उसके बारे में हम व्याख्यान विधि के द्वारा ही बताते हैं। या फिर जब कोई भी टॉपिक जब समाप्त होता है, तो उसके बाद जो उसका फीडबैक वगैरह है वो सब हम किसमें? व्याख्यान विधि के ही द्वारा बताते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ कि कोई भी अगर जो आपके मैथमेटिशियन है, कोई भी गणितज्ञ है, उसकी जीवनी के बारे में बताना है, जीवनी पढ़ानी है, तो वो व्याख्यान विधि के द्वारा ही पढ़ाई जाती है, ठीक। और चौथा पॉइंट है, किसी भी प्रमेय की उत्पत्ति या कोई भी हमें प्रमेय है, निर्णय है, इनके बारे में जब भी कोई बताते हैं, तो इसकी जो भूमिका होती है, जैसे कोई भी अगर प्रमेय है तो उसके बारे में बताना। जैसे सबसे पहले एक वृत्त बनाया, उसके केंद्र बिंदु ओ है, ओ से लेके परिधि तक की बीच की दूरी आर है। तो ये सब क्या होता है? ये सब व्याख्यान विधि के द्वारा ही बताया जाता है, ठीक। अब व्याख्यान विधि के कुछ गुण हैं जो बता देते हैं, मैं बताता हूँ आपको। जैसे अधिक संख्या की कक्षा में इस विधि का कोई तोड़ नहीं है। जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जब बहुत ज़्यादा होते हैं, तब व्याख्यान विधि सबसे बेहतरीन रहती है व्याख्यान विधि, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर व्याख्यान करके आसानी से सभी बच्चों को समझाया जा सकता है एक साथ, ठीक। अगला पॉइंट है, अध्यापक के लिए यह विधि सुविधाजनक होती है, क्योंकि इस विधि में बालकों पर व्यक्तिगत नज़र नहीं रखनी पड़ती, ठीक। अगला पॉइंट है, यह विधि अत्यंत सुविधाजनक होने के साथ साथ बहुत कम खर्चीली है, ठीक। अब इसके कुछ दोष भी हैं। यह आगमन सिद्धांत के विपरीत होती है। आगमन सिद्धांत क्या होता है? आगमन सिद्धांत जो जो हमारी शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा के ऊपर होता है आगमन सिद्धांत, जिसमें जो आपका बच्चा है वो सेंटर में होता है, ठीक। और जबकि जो व्याख्यान विधि है यह अध्यापक केंद्रित है, जिस कारण यह आगमन सिद्धांत के विपरीत होती है, ठीक। इसमें साथ ही इसका एक और दोष है कि जो इस विधि में बच्चे जो होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं, जबकि अध्यापक जो होता है वो मुख्य केंद्र होता है, ठीक। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला है आपका विश्लेषण विधि। तो विश्लेषण विधि होती क्या है? देखिए, कोई भी जो विश्लेषण विधि से हमें मतलब है, जैसे कोई भी हमें चीज़ जैसे कोई चीज़ विश्लेषण विधि में होता ये है कि जैसे कोई भी चीज़ अगर पता है, उसके द्वारा हम कि कोई भी अज्ञात चीज़, मतलब जो चीज़ हमें ज्ञात है उसके द्वारा, उसी की हेल्प से, या फिर अज्ञात अज्ञात जो भी चीज़ है उसके द्वारा हम ज्ञात चीज़ को दोबारा से फाइंड करना, ठीक है, वो आता है विश्लेषण विधि के अंतर्गत। तो इसमें क्या होता है, जो
पॉइंट्स देख लीजिए। इस शिक्षण विधि में अध्यापक प्रश्न के कठिन भाग का अध्ययन करते हुए ज्ञात तथ्य की ओर अग्रसर होता है, ठीक है। और इस विधि के शिक्षण करते समय अध्यापक को जो सिद्ध करना होता है वहां से चलकर ज्ञात तथ्य की ओर पहुंचता है। इसके कुछ शिक्षण सूत्र हैं: अज्ञात निष्कर्ष से ज्ञात तथ्य की ओर, निष्कर्ष से तथ्य की ओर, और अमूर्त से मूर्त की ओर। देखिए, मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ क्या होता है। दरअसल इसमें जो विश्लेषण विधि है उसमें क्या होता है, ये आप देखिए। जैसे अगर आपको कोई भी विश्लेषण, जैसे एक सवाल दिया है, A/B = C/D, ये आपको दिया है, गिवन है, ठीक है। और फाइंड करना है AC प्लस 4B² = C² प्लस 4BD/CD, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये तो है, गिवन है, ये गिवन है ये, ठीक है। और ये हमको फाइंड करना है इतना, ठीक। तो इसमें होता क्या है, जो चीज़ हमें गिवन है मतलब जो हमें ज्ञात है, और ये हमें क्या है, अज्ञात है, ठीक। तो हम जो विश्लेषण विधि होती है उसमें ये होता है जो हमें अज्ञात है, यानी जो हमें नहीं पता है, ये इसको सॉल्व करते हुए हम इसको फाइंड कर देते हैं, इसको प्रूव कर देते हैं, ठीक। जैसे जो हमें अज्ञात है, अज्ञात तथ्य है, ये हमें नहीं पता है कि ये इसके बराबर है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे और फिर हम ये प्रूव कर देंगे, ठीक है। देखिए, आपको मैं सोल्यूशन भी करके दिखा देता हूँ इसका। दिया था AC प्लस 4B² = C² प्लस 4BD/CD। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो AC/BC कर देंगे, इसी तरह 4B² हो जाएगा, इसी तरह C² हो जाएगा, प्लस 4BD/CD हो जाएगा। तो अब देखिए, C से C कैंसिल, B² से B कैंसिल, C से C कैंसिल, और D से D कैंसिल। तो आपका क्या बचा यहाँ पर, देखिए। फिर उसके बाद बचेगा क्या आपका, A/B प्लस 4B/D, 4B/C बचेगा वहाँ पर, ठीक। 4B/C = C/D प्लस 4B/C। तो 4B/C से 4B/C कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका आ जाएगा A/B = C/D। तो अभी मैंने आपको बताया था, यही आपका क्या था, ज्ञात तथ्य था। तो ज्ञात तथ्य को दोबारा से, मतलब अज्ञात जो भी निष्कर्ष है उसके द्वारा ज्ञात तथ्य को फाइंड करना ही किसके अंतर्गत आता है, आपका विश्लेषण विधि के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इस विधि का प्रयोग बड़ी कक्षाओं के शिक्षण में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग मुख्यतः ज्यामिति और रेखागणित, ठीक है, ज्योमेट्री और जो रेखागणित होती है आपकी, उसके प्रश्नों को हल करने में किया जाता है, ठीक। अब इसके कुछ गुण हैं। यह गणित शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि है, ठीक है। इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान स्पष्ट एवं स्थायी होता है। इस विधि का प्रयोग केवल बड़ी कक्षाओं के शिक्षण में किया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जो भी आपकी अपर प्राइमरी क्लासेस होती हैं उनमें किया जाता है इसका यूज़, ठीक है। इस विधि के प्रयोग से बालक में विश्लेषण शक्ति व तार्किक योग्यता का विकास होता है, ठीक है। जो रीजनिंग एबिलिटी होती है उसका विकास होता है बच्चे में, ठीक है। दोष क्या हैं इसके, इस विधि का प्रयोग केवल तभी संभव है जब हमें अज्ञात निष्कर्ष एवं ज्ञात तथ्य दोनों की जानकारी हो, ठीक है। ये हमें पता हो कि जो जो अज्ञात निष्कर्ष है और जो ज्ञात तथ्य है दोनों ही हमें पता हो, जैसा भी मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, ठीक है। तभी हम इसको इस विधि के द्वारा सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक। इस विधि के शिक्षण में समय व परिश्रम अधिक लगता है, ठीक। अगला आता है संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि क्या होती है, यह जो होती है विश्लेषण की ठीक विपरीत होती है। देखिए, इस विधि के शिक्षण करते समय अध्यापक प्रश्न की दी गई समस्त जानकारी को एकत्रित करता है, फिर अज्ञात भाग का पता लगाता है, ठीक। तो देखिए, अगला पॉइंट है, यह विधि विश्लेषण विधि की ठीक विपरीत होती है, ठीक। और इसमें होता क्या है, ज्ञात तथ्य से अज्ञात निष्कर्ष की ओर अग्रसर रहते हैं। तो उसमें क्या था, विश्लेषण विधि में जो आपका अज्ञात निष्कर्ष होता है उससे हम ज्ञात तथ्य को प्रूव करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, तथ्य से निष्कर्ष की ओर होता है, और विश्लेषण में आपका उल्टा होता है, निष्कर्ष से तथ्य की ओर होता है, ठीक। इसमें मूर्त से अमूर्त होता है, विश्लेषण में अमूर्त से मूर्त होता है, ठीक। देखिए, जैसे एग्जाम्पल दिया है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना तथा शेष बल का 3 गुना है। यदि शेषफल 30 हो तो भाज्य बताइए, ठीक। तो जैसे अब देखिए, आप प्रश्न दिया है, भाजक जो है वो भागफल का 5 गुना है, तो भाजक बराबर भागफल का 5 गुना। और अगला है,
शेषफल का 3 गुना है, तो भाजक बराबर दूसरी कंडीशन दी है शेषफल का 3 गुना। शेषफल दिया है 30 आपका, ठीक। तो यहाँ शेषफल की जगह 30 रखेंगे तो भाजक आपका कितना आ गया, 90 आ गया, ठीक। अब भाजक 90 आ गया तो भाजक बराबर यहाँ क्या था, भागफल का 5 गुना। तो यहाँ से हम भागफल निकाल लेंगे तो 90/5 हो जाएगा, यानी 18 आ जाएगा। अब ये क्या होता है, ये ज्ञात तथ्य होता है हमारा, ये हमको याद होता है क्योंकि सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक। तो इसके द्वारा हम भाज्य निकाल लेंगे, यहाँ वैल्यू रखेंगे, आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका ज्ञात तथ्य, ठीक है। इससे हमने अज्ञात निष्कर्ष यानी कि भाज्य को निकाल लिया, ठीक। ये हो गई आपकी संश्लेषण विधि। और आपके लिए एक नोट है, जो अच्छे अध्यापक होते हैं ज्यामिति और रेखागणित, इन दोनों का शिक्षण करते समय आपको विश्लेषण और संश्लेषण दोनों विधियों का एक साथ प्रयोग करना है, ठीक है। जो आपकी विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि मैंने अभी आपको बताई है, तो इनका यूज़ ज्यामिति और रेखागणित के प्रश्नों को हल करने में किया जाता है। और साथ ही ये दोनों एक दूसरे की विपरीत होती हैं। जो विश्लेषण विधि होती है वो आपकी ज्ञात अज्ञात, मतलब जो अज्ञात निष्कर्ष होता है उससे ज्ञात तथ्य की ओर जाती है, मतलब जो हमें पता होता है वो हम प्रूव करते हैं, ठीक है, जो आपका अज्ञात निष्कर्ष होता है। और साथ ही जो आपकी संश्लेषण विधि होती है, इसमें जो ज्ञात तथ्य होते हैं उसकी सहायता से हम अज्ञात निष्कर्ष पर जाते हैं, ठीक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जिस किसी को किसी भी चीज़ में दिक्कत है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।